ये कहानी महाराष्ट्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है जिसका नाम है मीर गांव। इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था अशोक खरात। साधारण परिवार में जन्मे अशोक खरात ने अपने जीवन में कुछ अलग करने का सपना देखा था। मेहनत और लगन के दम पर मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाती है। मर्चेंट नेवी की नौकरी आम नौकरी की तरह नहीं होती, बल्कि इसमें लंबे समय तक समुद्र में जहाज पर रहना पड़ता है। महीनों महीनों तक परिवार और समाज से दूर रहकर काम करना पड़ता है। समुद्र के बीच जहाज पर रहते हुए अशोक का जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां उसे दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हालांकि जहाज पर जीवन थोड़ा एकाकी होता है, अकेलापन जैसा होता है, लेकिन जब भी वो अपने गांव लौटता था तो अपने साथ ढेर सारी कहानियां लेकर आता था। वे गांव के लोगों को समुद्र की जिंदगी, अलग अलग देशों की संस्कृति और अपने अनुभवों के बारे में भी बड़े रोचक अंदाज से सुनाया करता था। समय के साथ साथ अशोक का अनुभव बढ़ता गया। वे स्वभाव से तेज दिमाग का और होशियार भी था। उसने जहाज पर रहते हुए खाली समय का सही उपयोग किया। किताबें पढ़ना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसने कई भाषाएं सीख ली और अलग अलग देशों के लोगों के व्यवहार, रहन सहन और सोच को समझने लगा। करीब 22 सालों में उसने लगभग 150 देशों की यात्रा की। इतना अनुभव और ज्ञान होने के कारण उसमें एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आ गया था। जब ये लोगों से बातचीत करता तो वे उनके मनोविज्ञान को समझने लगा था। धीरे धीरे उसने लोगों की बातें और उनके व्यवहार से उनके जीवन के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। वे लोगों से उनकी जन्मतिथि पूछता और फिर उनके भविष्य के बारे में बताने लगता। शुरुआत में लोग इसे एक सामान्य बात समझते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उस पर विश्वास बढ़ने लगा। लोग उसे ज्योतिषी मानने लगे। गांव और आसपास के इलाके के लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आने लगे। कोई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछता तो कोई अपने परिवार की परेशानियों का हल चाहता। अशोक लोगों को यहाँ पे सलाह देता और कई बार उसकी कही बातें सही भी साबित हो जाती थी, जिससे लोगों का जो भरोसा था वो और ज्यादा उस पर बढ़ने लगा। करीब 22 साल नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होकर अपने गांव लौटा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। अब वो केवल एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति के रूप में भी जाने लगा था जिसे लोग भविष्य बताने वाला और मार्गदर्शक मानने वाला बताते थे। रिटायरमेंट के बाद उसने सोचा कि क्यों ना वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग लोगों की मदद के लिए करे, और इसी सोच के साथ उसने एक ट्रस्ट बनाया और गांव में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। मंदिर बनने के बाद वहां लोगों का आना जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये जगह एक धार्मिक और सामाजिक केंद्र बन गई। समय के साथ उसकी पहचान और बढ़ती गई। आसपास के क्षेत्रों से लोग आने लगे और फिर बड़े बड़े लोग भी वहां पहुंचने लगे। नेता, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस जैसे प्रभावशाली लोग भी उससे मिलने आने लगे। जब ये लोग आते तो उनके साथ उनकी पत्नियां भी आती थी। धीरे धीरे अशोक खरात, जिसे अब लोग कैप्टन बाबा के नाम से जानने लगे थे, प्रभावशाली लोगों के काफी करीब हो गए थे। उसे खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि वो कितनी तेजी से एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहती। एक दिन अचानक एक महिला थाने पहुंचती है और एक ऐसी कहानी बताती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो महिला आरोप लगाती है कि जिस व्यक्ति को लोग बाबा मानते हैं, कैप्टन बाबा कहते हैं, उसने उसके साथ गलत काम किया है। जब पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। जो व्यक्ति कभी एक साधारण मर्चेंट नेवी अधिकारी था, उसने अब करीब 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब ये जो कहानी थी, ये यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली थी। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसे रहस्य की कहानी बन जाती है जिसमें विश्वास, धोखा और सत्ता का खेल शामिल हो जाता है। 19 दिसंबर 2025 की तारीख आती है। नासिक जिले के मीर गांव से जुड़े ज्योतिष आचार्य अशोक खरात खुद थाने पहुंचते हैं। वे एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं जिसका नाम होता है दिनेश मनाजी परब। अशोक का आरोप था कि इस व्यक्ति के पास एक महिला की आपत्तिजनक वीडियो है और वो इन्हें भी इसी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। वे उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे की मांग भी कर रहा है। पुलिस इस शिकायत को गंभीरता से लेती है और आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसे चेतावनी दी जाती है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिर दिसंबर और जनवरी का समय इसी तरह बीत जाता है। 18 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी थाने में एक और मामला दर्ज होता है। इस बार एक महिला शिकायत लेकर आती है और बताती है कि नीरज यादव नाम के व्यक्ति ने उसका एआई के जरिए वीडियो बनाया है और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और नीरज यादव को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आता है, योगेश भालेराव। जब पुलिस योगेश को पकड़ती है और उसका मोबाइल चेक करती है तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिलते हैं
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन वीडियो में अशोक खरात यानी कि कैप्टन बाबा खुद नजर आते हैं। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आती है, पूरा मामला अचानक गंभीर हो जाता है। इन वीडियो में जो दृश्य दिखाई देते हैं वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हिला देने वाले के लिए काफी था। धीरे धीरे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो। हर जगह पर यह चर्चा का विषय बन जाता है। वीडियो में दिखता है कि कैप्टन बाबा अपने ऑफिस में बैठे हैं। एक महिला वहां आती है जो साड़ी पहने हुए होती है। उसे कुछ धार्मिक क्रियाएं करने के लिए कहा जाता है। पहले तो ये सब सामान्य पूजा पाठ जैसे लगता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति असामान्य हो जाती है। महिला को ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह पूरी तरीके से गलत है। महिला पर मानसिक दबाव बनाया जाता है और उसे एक निर्देश का पालन करने के लिए विवश किया जाता है। जैसे जैसे ये वीडियो लोगों तक पहुंचता है, हर कोई हैरान रह जाता है। जिस व्यक्ति पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, वही इस तरह के काम में लिप्त पाया जाता है। इसी बीच ये आरोप भी सामने आता है कि कैप्टन बाबा धार्मिक आस्था का ढोंग करता था और उसी के सहारे महिलाओं का शोषण करता था। वो पहले उनका विश्वास जीतता, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। जांच के दौरान यह भी सामने आता है कि अशोक खरात ने 22 साल मर्चेंट नेवी में काम करने के बाद जो पहचान बनाई थी, उसी का इस्तेमाल उसने लोगों का विश्वास जीतने के लिए किया। मंदिर और ट्रस्ट के जरिए उसने अपनी छवि एक धार्मिक गुरु की बना ली थी। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचे थे। उनके साथ कई बड़े नेता, आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी आए थे। इससे आम लोगों के बीच ये धारणा बन गई थी कि कैप्टन बाबा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके जरिए कोई भी काम करवाया जा सकता है। यही वजह थी कि कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनके पास जाते थे। कोई नौकरी के लिए मदद चाहता था तो कोई प्रमोशन या पोस्टिंग के लिए। धीरे धीरे वो जगह एक पावर सेंटर बन गई, जहां आस्था और सत्ता का अजीब संगम देखने को मिलता था। लेकिन इसी आस्था के पीछे एक खतरनाक खेल भी चल रहा था। जब योगेश भालेराव के मोबाइल से वीडियो सामने आता है और उसमें कैप्टन बाबा दिखाई देते हैं, तो सरकार में भी हलचल मच जाती है। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगती है। फिर 10 मार्च 2026 को इस मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि आरोपी देश छोड़कर भाग नहीं सकता। सभी एयरपोर्ट और बंदरगाह पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है और इसके बाद पुलिस जांच तेजी से शुरू कर देती है। 17 मार्च 2026 को नासिक के सरकार 12 थाना में एक और महिला शिकायत दर्ज कराती है। वह महिला लगभग 35 साल की होती है और किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है। वे बताती है कि वे अपनी निजी समस्या का समाधान के लिए कैप्टन बाबा के ऑफिस गई थी। वहां उसे पानी दिया गया। पानी पीने के बाद उसे होश नहीं रहता। जब उसे होश आता है तो वह खुद को असामान्य स्थिति में पाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। तभी उसे उसका वीडियो दिखाया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। डर के कारण वो चुप रहती है, लेकिन ये सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चलता रहता है। उसके साथ बार बार गलत काम किया जाता है और हर बार उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। आखिरकार वो हिम्मत करके शिकायत दर्ज कराती है और 17 मार्च 2026 को ही कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास 2 लैपटॉप, एक रिवॉल्वर और 21 गोलियां बरामद होती है। 19 मार्च को इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाता है। एसआईटी लोगों से अपील करती है कि अगर कोई भी पीड़ित है तो सामने आए, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। जांच की शुरुआत में ही करीब 58 वीडियो सामने आते हैं। इन वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हरकतें कैद होती हैं। बाद में ये संख्या और बढ़ने की आशंका बताई जाती है। इन वीडियो का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। उनसे पैसे वसूले जाते थे और कई बार उन्हें फिर से बुलाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। जांच में यह भी सामने आता है कि कैप्टन बाबा के पास करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आलीशान बंगले हैं, महंगी गाड़ियां और बड़ी बड़ी जमीनें, सब कुछ उनके पास मौजूद था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन महिलाओं के वीडियो सामने आए, उनमें कई बड़े घरानों से जुड़ी हुई थी, नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों के परिवारों से। यही कारण था कि यह मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसी बीच एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें महाराष्ट्र महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष रूपाली दिखाई देती है। यह वीडियो जुलाई 2021 का बताया जाता है, जिसमें ये कैप्टन बाबा के पैर धोते नजर आ रही है। यह वीडियो 2026 में वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ जाती है। आखिरकार 20 मार्च 2026 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि कई नेताओं का कहना होता है कि किसी के साथ फोटो या वीडियो में नजर आने का मतलब ये नहीं है कि ये भी अपराध में शामिल है, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि हर एंगल से जांच जरूरी थी।
पुलिस लगातार जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितनी महिलाओं के साथ शोषण हुआ है और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। इस पूरी घटना ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है कि अंधविश्वास और आंख बंद के किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता और सच जब सामने आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक बने। जय हिंद, जय भारत।